आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम लोग का पहला चैप्टर यही है और पहले चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। तो ये विद्युत आवेश क्या होता है, तो चलिए भाई शुरुआत किया जाए विद्युत आवेश के बारे में। ये विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो ये द्रव्य का एक गुण होता है। ये किसका गुण होता है भाई? द्रव्य का। तो द्रव्य का एक गुण है, द्रव्य का एक गुण है। तो ये द्रव्य का एक गुण है और इस गुण की वजह से द्रव्य क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस गुण की वजह से द्रव्य क्या करेगा भाई? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मतलब कि द्रव्य का एक गुण है और इस गुण की वजह से द्रव्य वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और उत्पन्न ही नहीं बल्कि इसका अनुभव भी करेगा। वैद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा? अनुभव भी करेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे, ठीक। तो द्रव्य का एक गुण है आवेश और इस गुण की वजह से द्रव्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उसका क्या करेगा? अनुभव करेगा। तो कोई आपसे पूछे कि वैद्युत आवेश क्या होता है तो आप लोग यही बताइएगा, द्रव्य का एक ऐसा गुण जिसकी वजह से वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उसका क्या करेगा? अनुभव करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं और ऐसा प्रैक्टिकल किए भी हैं हम लोग कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं, पेन को अपने बालों में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो पेन क्या करता है? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। भाई सभी लोग देखते हो कि पेन को बाल में रगड़िए और फिर उसके बाद क्या करिए, पेन को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके जाइए तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पेन में आके चिपक जाते हैं। तो मतलब कि पेन रगड़ने के बाद पेन में एक गुण उत्पन्न हुआ और उस गुण की वजह से कागज़ के जो टुकड़े हैं वो पेन के द्वारा आकर्षित कर लिए जा रहे हैं। तो पेन को रगड़ने के बाद पेन में जो गुण आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और ये रगड़ने के वजह से ही नहीं बल्कि और भी कई कारण से उत्पन्न हो सकते हैं, उसका हम लोग अध्ययन विस्तार से आगे करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है देखिए आवेश के बारे में इतना ही जानेंगे कि मतलब आवेश क्या है। तो आप लोग आवेश यही बताइएगा कि मतलब आवेश द्रव्य का एक गुण है और इस गुण की वजह से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसका क्या करेगा? अनुभव करेगा, ठीक। अब आगे अगर बात किया जाए वैद्युत आवेश के प्रकार की, वैद्युत आवेश के प्रकार की मतलब कि कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब दो टाइप का होता है। आप लोग पहले से भी सुने होंगे। एक तो आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश। तो जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। फिर बात किया जाए कौन से बॉडी पर या कौन से पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन से पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मतलब क्या होता है। तो चलिए भाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है? सभी लोग जानते हो कि जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, सारे के सारे पदार्थ या द्रव्य एटम से मिलके बने हैं, मतलब परमाणु से मिलके बने हैं। और परमाणु में जो बीच का भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं भाई, ठीक। और नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता है।
तो मतलब कि नाभिक में क्या होता है भाई, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मतलब हम कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है नाभिक। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। एक तीसरा कण है जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है विभिन्न कक्षाओं में। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मात्रा होता है, मतलब आवेश की जो मात्रा होती है वो समान होती है। आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, समान होती है। खाली अंतर है चिन्ह का, कि मतलब कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही होता है नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर इतना होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर इतना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर इतना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि चार्ज की जो मात्रा है वो दोनों पर क्या है, समान है। चार्ज की मात्रा दोनों पर क्या है, समान है। प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज। आपको याद कर लेना है, इसका काम आगे बहुत पड़ने वाला है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो भाई देखिए, अब आगे बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात कर लिया जाए। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि सारे के सारे द्रव्य परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। परमाणु में जो बीच का भाग होता है वो नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक कैसा होता है, तो भाई नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग को ये मालूम है कि प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब परमाणु अपने अस्थायी अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है, अस्थायी अवस्था में होता है। तो जब परमाणु अपने अस्थायी अवस्था में होगा तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। अस्थायी अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। इसका मतलब कि अस्थायी अवस्था में परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अस्थायी अवस्था में परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो 4 प्रोटॉन का जो धनावेश होगा 4 इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु में से निकाल दें। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, परमाणु में से निकाल दिया। तो बताइए भाई कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज से उदासीन हो गया, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज से उदासीन हो गया, और ये वाला इससे उदासीन हो गया, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपका बचा रह गया। तो मतलब कि परमाणु पर अब कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कि मतलब परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो परमाणु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, तो परमाणु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका उल्टा अगर हम लोग बात करें, इसका उल्टा हम लोग अगर बात करें कि मान लीजिए कि परमाणु में 4 प्रोटॉन हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये परमाणु कैसा है, उदासीन हो गया। अगर मैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में अतिरिक्त ले आ दूँ तो परमाणु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भाई किसकी अधिकता है, नेगेटिव चार्ज की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब परमाणु पर कैसा आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव आवेश होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी तो एटम पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को एकदम रट लें कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी
इलेक्ट्रॉन की कमी तो परमाणु पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई, अधिकता होगी, तो परमाणु पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। परमाणु पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इस बात को एकदम ध्यान में रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी तो परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो परमाणु पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो हम लोग अगर कहेंगे किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं, कांच को रेशम से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम पर चले जाते हैं। तो कांच पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और रेशम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब कि नेगेटिव चार्ज। इस बात को याद कर लेना है कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था से कमी हो गई है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक भाई, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब होगा, कौन से बॉडी पर होगा, आपको ये चीज़ जानकारी हो जानी चाहिए। और आगे आप लोग इस बात को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अब आवेश के मात्रक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आवेश के मात्रक के बारे में, मतलब कि जो आवेश का यूनिट होगा वो क्या होगा। तो भाई जो आवेश का एसआई यूनिट होता है, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट, वो होता है कूलाम। इसको कैपिटल सी से लिखेंगे। और इसके अलावा जो सीजीएस यूनिट होता है आवेश का, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ईएसयू। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, ईएसयू। अब कूलाम में और ईएसयू में रिलेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें मिलता है कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। तो ये आपको याद हो जाए भाई, 1 कूलाम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ ESU होता है। इसके अलावा भी चार्ज के कई यूनिट हैं। अन्य मात्रक की बात करें अगर हम लोग, अन्य मात्रक की बात करें, अब देखिए कूलाम जो है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। तो जो हम लोग प्रैक्टिस में आवेश का मात्रक प्रयोग करेंगे वो है माइक्रो कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। बाकी पिको कूलाम ये होता है 10⁻⁻12 कूलाम। तो मतलब कि जो हम लोग प्रैक्टिस में यूज करेंगे वो मात्रक है माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम। नैनो कूलाम का मतलब हो जाएगा 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, और तो ये सब जो है देखिए आवेश के छोटे मात्रक हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस में प्रयोग में ले आएंगे, क्योंकि कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। अब एक और मात्रक होता है जो होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। 1 EMU में क्या होता है, 10 कूलाम होता है। तो ये मात्रक आपको याद कर लेना है कि मतलब कि
आवेश का क्या क्या मात्रक होता है, हमने पढ़ा कूलाम होता है, ये एसआई यूनिट है, और जो सीजीएस यूनिट है वो होता है ईएसयू। और एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3×10⁹ ईएसयू होता है। और एक यूनिट और है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू में 10 कूलाम होता है, और बाकी जो चार्ज के छोटे मात्रक हैं वो है माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम। ज़्यादातर हम लोग को न्यूमेरिकल में यही यूनिट मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण की। आगे हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण की। तो पहला पॉइंट है, अगर हम लोग देखें तो पहला पॉइंट है आवेश अदिश राशि है। पहला पॉइंट क्या है, आवेश अदिश राशि है, ठीक है। आवेश कैसी राशि भाई, अदिश राशि है। दूसरे पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। इसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसमें द्रव्यमान शून्य हो, मतलब जिसका विराम द्रव्यमान क्या हो, शून्य हो, जैसे फोटान, जैसे बात करें हम किसकी बात करें, फोटान की। फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है क्या होता है, शून्य होता है। फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, तो इस पर कभी भी कोई आवेश आ ही नहीं सकता है। ऐसे पार्टिकल पर कोई आवेश कभी आ ही नहीं सकता है। तो हम लोग इस बात को एकदम रट लें कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव है ही नहीं, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन इसका उल्टा सत्य है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। भाई इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे हमने कहा कि कोई भी एटम अगर उदासीन होगा, मतलब अस्थायी अवस्था में वो क्या होता है, उदासीन होता है, तो एटम का तो मास होगा ही होगा। मतलब एटम का आवेश नहीं है, मतलब एटम पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन एटम का मास है। मतलब बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। तो पहला गुण क्या हो गया भाई, आवेश अदिश राशि होता है। दूसरा क्या हो गया, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है, मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। फिर उसके बाद भाई तीसरे पॉइंट की बात किया जाए तो जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, तो आवेश का जो संरक्षण है, आवेश का जो क्या है, संरक्षण, मतलब हम लोग यही कहेंगे आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ये मान लीजिए कोई निकाय है, ये मान लीजिए कोई निकाय है, और ये निकाय कैसा, विलगित निकाय है। विलगित निकाय का मतलब यह निकाय बिल्कुल ही क्या है, अकेला है, इसके संपर्क में और कोई दूसरा बॉडी वगैरह नहीं है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। जैसे मान लो कि इस निकाय में 3 पार्टिकल है, ए है, बी है, सी है। तो जैसे मान लीजिए कि इस पर 1 कूलाम आवेश है, इस पर 2 कूलाम आवेश है, इस पर मान लो कि -1 कूलाम आवेश है सी पर। तो मतलब कि हम जानते हैं अगर ये विलगित निकाय है, अगर ये क्या है, विलगित निकाय है, तो ए बी सी का जो टोटल आवेश है, टोटल आवेश कितना है, 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस -1 कूलाम, मतलब हो जाएगा इक्वल 2 कूलाम। मतलब जो नेट आवेश है वो कितना है, 2 कूलाम है। अब ये आवेश, ए का आवेश बी पर जा सकता है, बी का आवेश सी पर जा सकता है, या सी का आवेश बी पर जा सकता है, या सी का आवेश ए पर जा सकता है। मतलब आवेशों का पुनर्वितरण होगा, मतलब कि ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर आएगा, सी से ए पर जाएगा, मतलब इधर उधर आएगा जाएगा, परंतु इनका जो आवेश का टोटल मात्रा होगा वो आपका नियतांक होगा। टोटल मात्रा क्या होगा, नियतांक होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश संभव है, केवल इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, तो भाई यही होता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। मतलब कि
कुल मिला करके ए बी सी का जो मिला के आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। मतलब कि जैसे ए बी सी का जो मिला के आवेश है वो कितना है, 2 कूलम है। तो मतलब कि ए से बी पर आवेश जाएगा तो हो सकता है ए के आवेश में कमी आ जाए, बी के आवेश में वृद्धि आ जाए। ऐसे बी से सी पर आवेश गया तो हो सकता है सी के आवेश में वृद्धि हो जाए, बी के आवेश में कमी हो जाए। लेकिन जब भी हम लोग तीनों का मिला के आवेश निकालेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 2 कूलम आएगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बात किया जाए चौथे गुण की, बात किया जाए चौथे गुण की। तो चौथा गुण क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी वस्तु पर धन आवेश है, किसी भी वस्तु पर ऋण आवेश है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। कि मतलब कि जैसे मान लीजिए ये है कोई वस्तु ए और ये है कोई वस्तु बी। तो अगर ए से एक इलेक्ट्रॉन गया बी पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया बी पर, कहाँ से गया, ए से बी पर गया, तो ए पर कितना आवेश होगा, प्लस ई आवेश होगा, और बी पर कितना आवेश होगा, माइनस ई आवेश होगा। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए तो अब यहाँ पे कितना आवेश हो जाएगा, +2e, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2e आवेश हो जाएगा। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3e, +3e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3e। तो मतलब कि जो किसी भी वस्तु पर आवेश होगा वो इस्माली, जिसे हम लोग कहते हैं, इस्माली को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश ये है आवेश की सबसे छोटी इकाई। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 ई होगा, या तो 2 ई होगा, या तो 3 ई होगा, या तो 4 ई होगा, डॉट डॉट डॉट। मतलब कभी 1/2 ई नहीं होगा, कभी 3/2 ई नहीं होगा, या 1/3 ई नहीं होगा। मतलब कभी भी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा, लेकिन कभी भी 1/2 ई, 3/2 ई या 1/3 ई नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, मूल कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, मूल कण है। मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, आएगा तो पूरा आएगा। तो हमेशा किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। वो किस रूप में होगा भाई, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो किसी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, गुणज के रूप में होगा। अर्थात अगर हम लोग बात करें किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो प्लस माइनस एन के रूप में होगा। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये हमेशा कैसा होगा, पूर्णांक होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट। और इस्माली क्या है, मूल आवेश। इस्माली क्या है, मूल आवेश। और इस्माली ई का वैल्यू सभी लोग जानते हो, पहले ही बताया जा चुका है। जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा या प्रोटॉन पर आवेश होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल आवेश कहेंगे। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, लेकिन कभी भी 1/2 ई, 3/2 ई नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। यही होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि किसी वस्तु पर 1000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है भाई। ठीक,
तो इस पर कौन सा आवेश है, मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, और कितना है। तो हम लोग जानते हैं भाई क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन। तो पहली बात तो अधिकता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ माइनस लगा दो। अगर कमी होता तो यहाँ क्या लगा देते, पॉजिटिव लगा देते। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 1000। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और स्मॉल ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -16 कूलम। तो इस वस्तु पर 1.6 × 10⁻⁻16 कूलम आवेश है, और कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। ऐसे ही अगला न्यूमेरिकल अगर देखा जाए, जैसे कह दे किसी वस्तु पर 5000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपकी बार कमी आ गया, तो उस वस्तु पर कैसा आवेश है और कितना आवेश है, मतलब आवेश का चिन्ह भी बताना, आवेश की मात्रा भी बतानी है। तो पहली बात तो कमी है, तो इसका मतलब प्लस आवेश होगा, प्लस लगा दो, बराबर या नहीं। अब प्लस एन कितना है, 5000, 5 × 10⁻³ से लिख सकते हैं, और स्मॉल ई बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 10⁻⁻16 कूलम। तो उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, और कितना चार्ज है, 8 × 10⁻16 कूलम। ठीक, तो ये हो गया आपका आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित सवाल। और देखिए इस पर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु पर, मान लिया जाए किसी वस्तु पर +10 कूलम आवेश है, तो बताइए उस वस्तु में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है, कमी अथवा अधिकता। मतलब आपको दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि सॉरी वस्तु पर कितना आवेश है, +10 कूलम आवेश है। ठीक, अब आपको बताना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, और साथ साथ ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता है। तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, कि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कन्फर्म है कमी है, तो हमारा एक जवाब तो मिल गया भाई कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कमी। और कितना है, तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है, तो एन बराबर क्या होगा, Q/E होगा। अब क्यू कितना है, 10 है, और ई कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा, मतलब, और 10⁻1 पहले से है, तो कुल मिला के हो जाएगा 10⁻20, और बटे कितना हो जाएगा, 1.6। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इतना आप लोग कर सकते हो। तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आवेश के क्वांटीकरण पे। कभी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा कि मतलब कमी है या अधिकता है, तो आवेश पूछा जाएगा, तो कभी आवेश देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, और साथ में पूछेगा कमी है अथवा अधिकता है। ठीक, और देखो आगे अगर बात किया जाए, एक एग्जाम्पल हम लोग आवेश के संरक्षण पर आधारित लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई विलगित निकाय है, मान लो कि इसमें 4 पार्टिकल हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। चलो मान लेते हैं कि सबसे पहले जब मैंने देखा ए पर कितना आवेश है, मान लो कि 2 कूलम, और बी पर कितना आवेश है, मान लो कि -1 कूलम, और सी पर कितना आवेश है, मान लो कि
+5 कूलम और डी पर कितना आवेश है, मान लो कि -4 कूलम। और फिर ए बी सी पर आवेश का क्या हो गया, पुनर्वितरण हो गया, मतलब कि ये आवेश आया गया। तो मैंने देखा कि ए पर जो बाद में चार्ज आ गया क्यू ए डैश वो आ गया 4 कूलम, और बी पर जो चार्ज आ गया क्यू बी डैश वो मान लो आ गया -3 कूलम, और सी पर जो चार्ज आ गया मान लो कि वो आ गया -1 कूलम चार्ज। तो बताइए डी पर कितना चार्ज होगा। तो हम लोग जानते हैं कैसा निकाय, विलगित निकाय। कैसा निकाय है, विलगित निकाय। तो इसका जो कुल आवेश होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा भाई। तो पहले का कुल आवेश बाद के कुल आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले का कुल आवेश हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 4 कितना हो गया, 11, 11 में से 1 गया कितना हो गया, 10। तो पहले का जो टोटल चार्ज है कितना है, 10 कूलम है। और बाद में जो टोटल चार्ज है तो ये हो गया 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा। और 1 कितना हो, 1 में से फिर आपका 1 चला गया, कितना बचा, 0। तो कुल मिला करके ए बी सी का मिला के 0 हो गया, और बचा कौन, डी। तो मतलब कि ए बी सी प्लस डी का जो बाद में चार्ज होगा वो पहले वाले चार्ज के सम के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब योग के बराबर होगा। तो फाइनली डी पर जो चार्ज है वो कितना है, 10 कूलम। कितना है, 10 कूलम। मतलब कि हम लोग को करना क्या है, पहले कुल आवेश जोड़ लेना है और बाद का कुल आवेश जोड़ लेना है और उसको बराबर कर लेना है। तो उसमें से आपको जो नहीं मालूम होगा वो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आवेश संरक्षण पर आधारित सवाल। इस पर और भी सवाल हम लोग करेंगे। तो कुछ सवाल आप लोग को होमवर्क के लिए दिया जाएगा जो आप लोग को करना है, और जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर आपको वो सवाल बता दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।